Hello everyone, this is second lecture for biotechnology principles and processes class 12th biology for NEET and CBSE और बाकी के अगर किसी के काम का है तो वो भी देख सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, लाइक हमें वेक्टर के बारे में डिस्कस करना था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था, जिसमें हम हर्बर्ट एंड कोहेन का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले थे। देन टूल्स और प्रोसेसेस, इस पूरे चैप्टर में यही है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वाला पॉइंट उसमें कवर हो जाएगा कुछ हद तक। देन हम आज टूल्स के साथ शुरू करेंगे, 3-4 लेक्चर इसके लिए मेरे को चाहिए, एंड देन प्रोसेसेस के लिए 4-5 लेक्चर लगता है, ठीक है। तो दिस इज विल बी द आउटफ्लो ऑफ दिस चैप्टर। नाउ शुरू करते हैं। एक पिछली समरी कि हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या करना है, हमें एक ऑर्गेनिज्म है, इसका जेनेटिक मटेरियल या यहाँ से कोई जीन उठाना है, इस जीन को उठा के हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र हम किस में करेंगे, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और ऑर्गेनिज्म नंबर 2, एक तो ये स्टेप है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, हमें चाहिए कि कोई अनवांटेड चीज़ ना आए, सिर्फ हमें जो जीन उठा के डालना है सिर्फ वो आए, कोई और अनवांटेड चीज़ नहीं। तो वो कैसे आएगा, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके। थर्ड चीज़ हमें क्या चाहिए कि हमें बार बार जीन ट्रांसफ़र ना करना पड़े, जो हमने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया वो जीन अपना बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ जीन इन प्रोजेनी उस जीन को मेंटेन कर ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बट आज थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं एंड ये डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में ये पहली बार ये वाली चीज़ें किसने करी थी, ठीक है। सो नाउ टुडेज टॉपिक विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट recombinant small r DNA. Thus RDN is basically recombinant DNA molecule, ठीक है। और ये किसने करा था, अगेन हम एक्सपेरिमेंट किनका डिस्कस करने वाले हैं, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था 1972 में। अब देखो, इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट था, इट कंटेन सम प्रीरिक्विजिट, इन्होंने कुछ यूज चीज़ें करी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी बैक्टीरिया से, वी डो नॉट नो द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, कि कोई बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया पे किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा था, और हमें पता चला कि इस बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। तो हमने क्या करा, उस जीन को नाम दे दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इसी को शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ARG। ये बस इस लेक्चर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये चीज़ याद रखना। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने किसी बैक्टीरिया से निकाला, यानी कि इन्होंने उसके जीनोम से इसको आइसोलेट किया। तो बेटा लेट्स सपोज दिस इज दैट अननोन बैक्टीरिया, ठीक है, ये वाला, ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, एंड इसी में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, उसका प्लाज्मिड, और उसके प्लाज्मिड में ये जो पर्पल वाली सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट दैट कंटेन्स दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो वो जब इस जीन को निकालेंगे यहाँ से, तो उनको क्या चाहिए होगा कि इस पूरे प्लाज्मिड में से हमारे काम का सिर्फ ARG वाला पार्ट है, तो इसको यहाँ से और यहाँ से कट करके इस सेल में से बाहर बेसिकली निकालना है ना। तो याद रखना कि ग्रीन वाला पार्ट हम क्या लेके चल रहे हैं, दस इज प्लाज्मिड, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किस में प्रेजेंट था, प्लाज्मिड में ही प्रेजेंट था, किस बैक्टीरिया के। हमने इसको यहाँ से काटा, तो इसको आइसोलेट करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो लास्ट क्लास में करते हैं, आज इनको और डिटेल में पढ़ना है, बट रिमेंबर दीज आर दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। टर्मिनोलॉजी लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगी, बस अभी ये मान के चलो कि सीजर थी स्पेशल टाइप की, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला, उसकी मदद से इस जीन को काटा, आइसोलेट कर लिया, तो नाउ दे हैव दिस जीन एज हियर, कुछ इस तरीके से सेपरेट जीन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ इन्होंने क्या करा, दे टुक अनदर बैक्टीरियम,
दैट अनदर बैक्टीरियम वॉज साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, है ना, टाइफॉइड जो नॉर्मली कॉज करवा देता है वो वाला बैक्टीरिया। लेट सपोज ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया में भी अपना क्रोमोसोमल डीएनए होगा एंड इस बैक्टीरिया का अपना प्लाज्मिड था जो इसके पास होता है। दिस इज द नॉर्मल प्लाज्मिड जो ब्लैक में ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, नेटिव, यानी कि उसका अपना खुद का। सो दिस इज द नेटिव प्लाज्मिड विदाउट, ये शब्द जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, विदाउट एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये ऐसा प्लाज्मिड है साल्मोनेला टाइफी का जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है। इन्होंने इस सेल में से इसको निकाला, तो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को जब यहाँ से तोड़ेंगे तो बेसिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट दे डिड इज दे हैवंट यूज्ड एनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टिल नाउ। अब उनके पास ऐसे पूरा प्लाज्मिड है, ठीक है। सो व्हाट दिस ब्लैक सर्कल इज, दिस इज बेसिकली द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी। इतना ठीक है, इतने में डाउट अगर किसी को है तो एक बार दोबारा से रीवॉच कर लो। अब उन्होंने क्या करा, इसको बेसिकली पर्पल वाला ARG जो किसी बैक्टीरिया से आया था, हमें इसका सोर्स अभी नहीं पता, ठीक है, लाइक हमारे मतलब का नहीं है वो, बेसिकली डिटेल्स हैं बट हमारे मतलब का नहीं है। ये पर्पल और ये ब्लैक मिला के इन दोनों ने कोई एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें बाकी सारा पोर्शन ब्लैक का था लेकिन साथ में ये पर्पल पोर्शन भी था। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, इस ब्लैक वाले प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा एंड इसमें ऐसे एक गैप आ गया, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया बेटा, ये नेटिव प्लाज्मिड था एंड दिस इज नेटिव plasmid which is cut open with restriction endonuclease RE, ठीक है। और साथ में इनके पास क्या था, ये पर्पल वाला जीन तो था ही, ये पर्पल वाला क्या है बेटा, दिस इज ARG जीन फ्रॉम सम बैक्टीरिया, ठीक है। और ये काले वाला जो प्लाज्मिड था ये किसका था, ये था फ्रॉम साल्मोनेला टाइफी। ये याद रखना कौन सा किसका है, ठीक है। बेसिकली अभी कहाँ, अभी सेंस बनेगी उस चीज़ की। उन्होंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जब आपस में जोड़ा होगा तो कैसा हुआ होगा, ऐसे ये काले वाला प्लाज्मिड था एंड दिस इज द पर्पल पार्ट। तो इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, DNA लाइगेटिंग एंजाइम चाहिए होंगे। तो उनकी मदद से वो क्या हो जाएगा, DNA लाइगेज, और DNA लाइगेज आएगा तो ब्लैक और पर्पल पार्ट आपस में जुड़ जाएगा। तो ये अब पता है, ये एक नया मॉलिक्यूल है DNA का जो नेचुरली ना तो साल्मोनेला टाइफी में था ना पुराने वाले बैक्टीरिया में था। तो हमने इसी को क्या बोल दिया, दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA। ये हमने लैब में आर्टिफिशियली क्रिएट करा, ठीक है। फिर इन साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्होंने एक कोलाई लिया। लेट्स सपोज दिस इज अनदर बैक्टीरिया एंड नाउ दिस बैक्टीरिया इज बेसिकली कोलाई। और ये कोलाई ऐसा है जो एंटीबायोटिक का असर जिसके ऊपर होगा, यानी कि एंटीबायोटिक इसको दोगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। इसमें यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कोलाई विदाउट, दिस सी के ऊपर डंडा, दिस इज विदाउट एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा कि इसको उठाया और इसको इस कोलाई में डाल दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये इसके अंदर आएगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास ये नॉर्मल कोलाई था, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये बेसिकली कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। ये दिस इज हाउ नाउ दिस सिनेरियो इज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बॉटनी में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें हमारे पास एक कोलाई है। नाउ दिस इज कोलाई बट दिस इज कोलाई विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि अब इस कोलाई को अगर एंटीबायोटिक देंगे तो ये कोलाई मरेगा नहीं, इट कैन सर्वाइव दोज कंडीशंस। इतना ठीक है।
यही था कि इन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया, ये वाला, और इसको ट्रांसफर करा एक किसी और ऑर्गेनिज्म में। तो ई कोलाई में ट्रांसफर करा था, यानी कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के लिए जो हमारा ई कोलाई है वो किसकी तरह काम करेगा, इट फंक्शंस एज ए होस्ट सेल, राइट। अब जब भी ये ई कोलाई डिवाइड करेगा, अब इस ई कोलाई के अंदर पहले तो क्या होगा, नॉर्मली लेट सपोज दिस इज द ई कोलाई, हम दोबारा ही बना लेंगे इसको। ई कोलाई है, इसका ये क्रोमोसोमल डीएनए था, एंड देन उसके साथ में हमारे जो प्लाज्मा डाला था वो भी है, उसकी 3 कॉपीज बन गई, ठीक है। जब 3 कॉपी बनी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नॉर्मली पहले 1 प्रेजेंट था, यहाँ पर 3 बार प्रेजेंट है, तो ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज जीन क्लोनिंग। अब इस ई कोलाई के जितने भी डॉटर सेल्स होंगे उन सभी डॉटर सेल्स में भी हमें क्या मिलेगा, ARG यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिलेगा, ठीक है। सो नाउ ARG इज पास्ड टू प्रोजेनी, ठीक है। तो ये था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक ऐसा ई कोलाई जिसमें नेचुरली कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिया, पर्पल वाला, लेकिन वो पर्पल अकेला नहीं आया। उस पर्पल को लाने के लिए उन्होंने एक प्लाज्मिड को यूज़ करा, और प्लाज्मिड था फ्रॉम साल्मोनेला टाइफी। तो बेटा जो ये प्लाज्मिड था, जो ये इस पर्पल जीन को इस ई कोलाई के अंदर लेके आया, इस प्लाज्मिड को ही अब हम क्या बोल देंगे, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ वेक्टर, राइट। सो दिस प्लाज्मिड इट functions as वेक्टर। तो आई गेस वेक्टर का कॉन्सेप्ट या व्हीकल का कॉन्सेप्ट या फिर जीन टैक्सी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरी इसकी कहानी शुरू हुई थी बायोटेक्नोलॉजी की, ये 1972 का एक्सपेरिमेंट है। नाउ लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ना हमें 2-3 चीज़ें ही करनी थी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, हमें थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री देखनी थी, जिसमें पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया वो हमने देख लिया। हमने प्रिंसिपल यानी कि कुछ बेसिक रूल्स बायोटेक्नोलॉजी के वो देखने थे, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, वो भी होगा। अब हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए, और फिर उन टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है वो किस में आएगा, प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो अब हम अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर का, दैट इज tools of RDT or recombinant DNA technology. The first thing that we need primarily, हमें दुनिया भर के अलग अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड सर्टेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। देन व्हाट वी नीड इज वी नीड ए वेक्टर जो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को या फॉरेन जीन को कैरी कर सके। तो वेक्टर, व्हीकल और कैरियर, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज टर्म है हम क्या यूज करेंगे, दैट इज वेक्टर टर्म, ठीक है। हमें हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, GOI, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम किसी और ऑर्गेनिज्म में से निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, ठीक है। एंड देन हमें वो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिस ऑर्गेनिज्म में हमें वो जीन का पीस इंसर्ट करना है, ठीक है। तो दैट वुड बी होस्ट सेल। ये 4 प्राइमरी रिक्वायरमेंट हैं इस लेवल पर जो हम इस चैप्टर में डील करनी है। एंड रिमेंबर, अभी इसमें हम एनसीईआरटी की डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स या फिर हाईली एडवांस चीज़ें या नॉन ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के बाहर, आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो वाली चीज़ें अभी डिस्कस नहीं हो रही है, ठीक है। सो मूविंग ऑन विद the concept of enzymes which are required for RDT or recombinant DNA technology. The first and foremost thing, जो पहले टाइप का हमें एंजाइम चाहिए, that is a lysing enzyme. मान लो
हम अपना स्पाइडरमैन वाला एग्जांपल ले रहे थे, हमें स्पाइडरमैन में से कोई जीन निकालना है, तो अगेन स्पाइडरमैन भी एक एनिमल सेल है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, उसके आरएनए को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, देन हमें डीएनए मिलेगा, क्योंकि हमें काइंड ऑफ सिर्फ डीएनए चाहिए। बट उससे पहले हमें उस सेल को तो तोड़ना पड़ेगा ना, जिस सेल में से हम अपना डीएनए निकाल रहे हैं। तो लाइसिंग एंजाइम क्या करते हैं? दीज आर द एंजाइम्स दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल हम एक केस लेते हैं, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हमें उस बैक्टीरिया में से कोई जीन निकालना है, तो हमें उस बैक्टीरिया के सेल को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होगा, एंड दैट एंजाइम इज लाइसोजाइम। So to digest the bacterial cell wall we need lysozyme। ऐसे ही हमारे पास मान लो कोई प्लांट सेल है, उसमें से हमें कोई डिजायर्ड जीन निकालना है, तो उस प्लांट सेल को तोड़ना पड़ेगा, तो उसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज वगैरह की बनी हुई होती है, ठीक है, पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एंजाइम्स सच एज सेलुलेज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड वी नीड एंजाइम्स लाइक पेक्टिनेज, जो कि पेक्टिन को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली लेट सपोज वी हैव ए फंगल सेल, तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड उसको डिग्रेड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ काइटिनेज एंजाइम। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो सर्टेन टाइप के सेल्स को तोड़ने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। नाउ अब आगे चलता है। Let's suppose this is some cell, ideally any cell, or a bacterial cell, इसकी सेल वॉल को हमने तोड़ दिया, एंड आफ्टर लाइसिंग द सेल वॉल लुक्स समथिंग लाइक दिस। बट अभी भी इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में बेटा आरएनए मिलेगा, उसमें हमें प्रोटीन्स मिलेंगे दुनिया भर के, उसमें हमें डीएनए मिलेगा। हमें क्या चाहिए? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमें वो डीएनए का पार्ट चाहिए। बट वी डू नॉट रिक्वायर आरएनए और प्रोटीन एट दिस स्टेप। तो हम क्या करेंगे? हम इनको भी डिग्रेड करवा देंगे। तो आरएनए को डिग्रेड करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आरएनएज एंजाइम यूज़ करेंगे। देन हम प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए हम प्रोटीज एंजाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिमेंबर वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें हम कहाँ कर रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में। कि मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर बहुत सारे अपने होस्ट सेल उठा लिए, लाइक हम बैक्टीरिया से कोई सेल निकाल रहे हैं, तो एक एक दाना ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे बैक्टीरिया लेंगे, राइट। अब इन बैक्टीरिया के ऊपर हम एंजाइम्स डालेंगे ना अपने। फॉर एग्जांपल हम क्या डालेंगे इसमें? लाइक लाइसोजाइम डालेंगे जो इनकी सेल वॉल को डिग्रेड कर दे, है ना। फिर हम आरएनएज डाल देंगे जो आरएनए को डिग्रेड कर दे। हम प्रोटीज यूज़ करेंगे जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे। बट क्या लगता है कि क्या हम डीएनए को डिग्रेड करने के लिए डीएनएज एंजाइम यूज़ करेंगे इस स्टेप पर? नहीं, क्योंकि डीएनए ही अगर टूट गया तो हम डिज़ायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो यूज ऑफ डीएनएज। ऐसे यूज़ करना, ये सारे एंजाइम्स ऐसे भरे सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में ये एंजाइम्स हमने डाले, एंजाइम्स ऐसे मिक्स होंगे, व्हाट विल हैपन कि बैक्टीरिया को तोड़ देंगे, आरएनए प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे, एंड वी विल लेफ्ट विद डीएनए इन दिस सॉल्यूशन। देन हम उस डीएनए को निकाल लेंगे वहाँ से। कैसे निकालेंगे लेक्चर में बाद में देखेंगे, ठीक है, बायोटेक में ही। बट अभी के लिए लेट्स सपोज वी हैव द डीएनए, दिस इज हाउ द डीएनए लुक्स लाइक। अब इस डीएनए का मेरे को एक स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए, ये हाईलाइटेड पोर्शन, बस इतना, मेरे को बाकी का चाहिए नहीं, वो सारा वेस्ट पार्ट है, ठीक। तो इस आइसोलेटेड प्रोडक्ट को निकालने के लिए अब डीएनए को मेरे को बहुत क्लेवरली कट करना है डिफरेंट लोकेशन पर। तो नाउ आई नीड समथिंग और सम एंजाइम टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, है ना। तो वो स्पेसिफिक लोकेशन, हमें पूरा डीएनए डिग्रेड नहीं करना, लेकिन इस डीएनए के हमें छोटे छोटे पीस बनाना है। तो इस एग्जाम्पल में हम जब इस डीएनए को हम बिल्कुल बीच में से काटेंगे, तो यहाँ के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए होगा इस केस में, दैट विल बी एन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अगेन लास्ट लेक्चर में बताया था, इस वर्ड हम यूज करते हैं टू रेफर टू एंजाइम्स
न्यूक्लियस का मतलब होगा सम एंजाइम दैट इज वर्किंग ऑन द न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, और एंडो का मतलब क्या होगा, इन बिटवीन, वो अंदर से काट रहा है डीएनए को, ठीक है, बिल्कुल मिडल में कट कर देगा या बेसिकली बीच में कहीं पे भी कट मारेगा, तो दैट इज द एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस की जो कैटेगरी हम यूज करते हैं, ऐसे एंडोन्यूक्लियस जो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, उन्हीं एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स है, विच आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दुनिया भर के एंडोन्यूक्लियस हैं, सब यूज नहीं करने, हम कौन से यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनमें भी स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें से हम टाइप 2 बायोटेक में यूज करते हैं। नाउ लेट्स सपोज आई हैव अनदर सिचुएशन जिसमें मेरे पास ऐसे ही होस्ट बेसिकली डीएनए है, जहाँ से हमें डिजायर्ड डीएनए निकालना है जिस ऑर्गेनिज्म से, लेकिन अब की बार मेरा जो जीन मुझे चाहिए वो कहीं इस लोकेशन पर है, राइट एट दिस एंड, है ना, इसे एक टर्मिनल पार्ट पर है। तो इस टर्मिनल पार्ट पर मेरे को कट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और आई चेंज द कलर इस केस पर और इस केस पर, है ना। तो अभी भी तो मैं एक ऐसा एंजाइम यूज करूंगा जो इस न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करेगा, तो आई विल स्टिल यूज एन न्यूक्लियस एंजाइम, बट नाउ instead of an endonucleases I will use an exonuclease. What exo means, exo basically means outside, बाहर की तरफ से, है ना, पेरीफेरी की तरफ से, और इस स्टार्टिंग पोजीशन से या यहाँ पर अपना पेस प्रेजेंट हो डिजायर्ड जीन, तो इन दोनों रेड लोकेशन पर अगर कट मारना है तो वी विल यूज exonucleases. So these enzymes they removes nucleotides from the end of DNA, but क्या हम इसको बायोटेक में यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि क्या कहता है ये बेस बाय बेस रिमूव करेगा। तो द एंजाइम्स आउट ऑफ दीज टू एंडोन्यूक्लियेसेस और एक्सोन्यूक्लियेसेस, द टाइप ऑफ एंजाइम दैट वी यूज इन द biotechnology, they are always restriction endonucleases. What these endonucleases do is that they make cut at specific or desired locations or positions within DNA. ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन आई लेट यू सी अनदर एग्जांपल। लेट सपोज ऐसे इसमें बेस पेयर है, ये एक्सोन्यूक्लियस आगे इनको बेस पेयर बाय बेस पेयर उड़ा देंगे, तो काइंड ऑफ उसको अनयूजेबल फॉर्म में बना देते हैं, बेसिकली डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, ना कि उसको स्पेसिफिकली किसी पोजीशन पे कट करेंगे, ठीक है। नाउ आगे चलता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का अब जो मेन टॉपिक होगा, दैट वी विल डू इज, व्हाट वी विल डू इज सिंपली वी विल restrict ourselves to the discussion of restriction endonucleases. So starting कि restriction endonuclease की डिस्कवरी किसने करी थी, नेथन स्मिथ आबर, ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी करी थी। बट द थिंग इज वेयर डू वी फाइंड दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ये हमें नॉर्मली मिलते कहाँ है, तो सीधी सी बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस दीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। सो फंक्शन क्या होगा बेटा बैक्टीरिया में इनका, दे सर्व एज डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। बट बैक्टीरिया को किससे बचाएंगे, राइट, बैक्टीरिया को किससे बचने की ज़रूरत है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि बैक्टीरिया को जो हार्म मिलता है वो हमेशा कहाँ से मिलता है, they are harmed by bacteriophages. So what are bacteriophages? These are viruses that attack and harm or that can kill bacteria. तो बैक्टीरिया के पास कोई तो अपना इम्यून सिस्टम जैसा कुछ होना चाहिए ना, एक डिफेंस सिस्टम जो उसको बचा लेगा।
तो बैक्टीरिया के पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। बट बचाते कैसा, राइट? अब ये पार्ट एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, बट वी विल डिस्कस इट इन स्लाइट, ओके, बिल्कुल बहुत हल्का सा देखेंगे एक बार। होता क्या है कि मान लो ये बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज दिस सेल इट रिप्रेजेंट्स अ बैक्टीरिया, और इसका ऐसे क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, दिस थ्रेड इज बेसिकली द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, इसके लिए बैक्टीरिया के पास ना एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर मेथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप ऐड कर देगा इस डीएनए पर, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डीएनए इज मार्क्ड विद CH3 और मेथाइल ग्रुप्स। ये बैक्टीरिया खुद के डीएनए को पहचानने के लिए मार्क कर लेता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक वायरस आया, नाउ कम्स द बैक्टीरियोफेज, और वो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल इधर छोड़ देगा, बट बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो कैसा होता है, उस पर मिथाइल ग्रुप नहीं होता, तो दैट इज अनमेथाइलेटेड डीएनए। अब इस अनमिथाइलेटेड डीएनए को सेल को इसी से लड़ना है, ठीक है, इसको मारना है। तो नाउ व्हाट द सेल डज इज सेल प्रोड्यूसेस समथिंग नोन एज सीजर लाइक मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से। तो ये जो सीजर आई हुई है यहाँ पर, ये क्या है, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, यानी कि ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को बीच में से काटेंगे, बट ये सिर्फ किस डीएनए को काटेंगे, जो कि अनमेथाइलेटेड डीएनए होगा। तो ये आएगा और ये इसको ऐसे पीसेस में कट कर देगा, तो वायरस का जब डीएनए ही पूरा नहीं बचेगा तो डीएनए नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब और ज़्यादा ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, और ज़्यादा वायरल पार्टिकल्स इस बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं बनेंगे। तो व्हाट दिस एंडोन्यूक्लियस डिड इज दैट इट restricted the growth and multiplication of viral particle और बेसिकली वायरस विद इन द बैक्टीरिया, यानी कि अब बैक्टीरिया के अंदर इस वायरस की ग्रोथ नहीं होगी, उस पर इसने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसीलिए इस एंडोन्यूक्लियस का स्पेसिफिक नाम क्या पड़ गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। हमें भी बस यही जानना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये है कि जो भी फॉरेन डीएनए था, जो किसी वायरस का था, जो कि अनमेथाइलेटेड था, अब वो डीएनए नहीं सर्वाइव करेगा, उसके छोटे छोटे पीसेस में उसको काट दिया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलता, नाउ व्हाट दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डज और हाउ इट रिकॉग्नाइजेस और क्लीव्स द स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स, राइट। एक तो पहला कि अनमेथाइलेटेड डीएनए है, दूसरी चीज ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम it always recognizes a DNA sequence, a small DNA sequence recognizes a small DNA sequence of 4 to 8 nucleotides। ये कोई बहुत बड़ी डीएनए की सेगमेंट को नहीं पहचान सकता, बट बहुत छोटी सी उसको पहचान लेगा, ठीक है। वो छोटे वाली सेगमेंट क्या होगी, लेट्स सपोज दिस इज द डीएनए सेगमेंट, इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने ही सेगमेंट हैं, ठीक है, इतने ही बेसिकली बेस पेयर है, ये इनको पहचान लेगा। अब इनको पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और होती है कि इस लेट सपोज दिस इज द 3 एंड दिस इज द 5 प्राइम एंड, तो दिस विल बी द 3 एंड दिस विल बी द 5 प्राइम एंड, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में उस सीक्वेंस को पढ़ो या इस डायरेक्शन में पढ़ो, बोथ डायरेक्शन में वो सीक्वेंस बिल्कुल सेम आने चाहिए। और ऐसे वर्ड्स और ऐसी सीक्वेंसेस जो आगे से और सामने से पढ़ो या पीछे से सामने की तरफ, यानी कि दोनों डायरेक्शन में कैसे भी पढ़ लो, वो सेम ही साउंड होंगे, सेम ही रहेंगे, तो उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड आई। अब इसको यहाँ से पढ़ो ई करके, यहाँ बैक टू फ्रंट पढ़ो, वो आई ही रहने वाला है ना, तो दोनों डायरेक्शन में वो रीड सेम ही करेगा।
नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ सीक्वेंस, जेनेटिक कोड में ये चीज़ें कैसे काम करेंगी, तो लेट्स सपोज वी हैव अ सीक्वेंस एज GAATTC, ठीक है। तो इसके उल्टे स्ट्रैंड पे सी के अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा, जी, तो यहाँ पे क्या आएगा AATTC, ठीक है। अब ये, तो इस सीक्वेंस को देखो, इस सीक्वेंस को हम इस डायरेक्शन में 3 to 5 प्राइम एंड पे पढ़े तो भी क्या आ रहा है GAATC। अब इस दूसरे स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में पढ़े तो भी क्या आ रहा है GAATTC, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ लो इस स्ट्रैंड पे तो CTAG। अब यहाँ से यहाँ पढ़ लो तो भी आएगा CTTAG। तो दिस इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। डीएनए के केस में एक ऐसी एग्जांपल जिसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं होगी नॉर्मली, ठीक है। मान लो अपन कोई भी एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, दिस इज ए 3 प्राइम 5 प्राइम एंड वी हैव AGTCA, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ए के उल्टा इधर 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड दिस ए के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा T, C के अपोजिट GACT। तो क्या लग रहा है कि ये इधर से पढ़ो तो AGTC आ रहा है, यहाँ से पढ़ो तो TGAC आ रहा है। तो ये तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं, बट ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो हमेशा जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पैलिंड्रोम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट बाकी नॉर्मली वो बिना पैलिंड्रोम के रिकॉग्नाइज सीक्वेंसेस को नहीं करते ना, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। या तो वो 4 के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, 8 के, बस मोस्ट कॉमनली जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था ये 6 का था, ठीक है। तो इसमें 6 हमारे पास बेस पेयर्स हैं तो उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। अब आगे चलता है। नाउ इन द केस ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये डिस्कवर कहाँ से हुए, हमें पता चला कि ये बैक्टीरिया से आते हैं। तो इनकी नेमिंग कैसे होती है और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड दीज देयर विल बी various different restriction endonucleases that we can get from either one bacteria or from different bacteria. Different enzymes will recognize different palindromic sequences, so we need to name them, right? So next topic will be naming of restriction endonucleases. क्या होता है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म से हम इनको निकालते हैं जिस ऑर्डर पे, तो हम उसी ऑर्डर में इनका नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ई कोलाई, विच फुल फॉर्म क्या होगी उसकी, बेसिकली एसेरिशिया कोलाई, एंड इसका एक स्ट्रेन है, स्ट्रेन नंबर इज RY13, ठीक है। ओके, अब इसमें से हमारे पास एक एंजाइम निकला, वी आइसोलेटेड एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड अभी जो सीक्वेंस देखी थी वो लेट्स सपोज उसी को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज GAATT। और याद कर लेना कि ये एक सीक्वेंस है। तो ई कोलाई से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया है तो उसका हम पहला वर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या देंगे उसके जीनस के ऊपर, ठीक है। तो वो होगा ई कोलाई। ई कोलाई में बेसिकली ई आ जाएगा एसेरिशिया से, और CO वर्ड अगले 2 लेटर आएंगे स्पीशीज वाले, ठीक है। फिर हम नाम देंगे उसके स्ट्रेन से, स्ट्रेन कौन सा था R, और ये इस स्ट्रेन से आने वाला पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो यहाँ पर हम देंगे ECOR1। So this is the name of this restriction endonuclease that can basically identify, recognize and cut this sequence. तो इसमें नाम में हमें क्या मिला बेटा, जो पहला लेटर है that represents the genus name, अगले 2 वर्ड जो स्मॉल में आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेंगे। देन जो अगला वर्ड आएगा वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रेन कौन सा है, एंड जो रोमन न्यूमरल आता है लास्ट में वो क्या बताता है कि आइसोलेशन कौन सी सीक्वेंस में हुआ था, कि पहला है, दूसरा है या तीसरा है या चौथा एंजाइम है, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही हमारे पास इसमें और एग्जांपल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दी, वी कैन नेम अनदर एग्जांपल ऑन अनदर स्लाइड। लेट्स सपोज वी हैव restriction endonuclease HIND2. This HIND2, it was the first restriction endonuclease that was discovered. Remember this thing. ये कौन सा है? So this is the first restriction endonuclease to be discovered. अब इसके नाम में HIND2 है, हमने HIND1 क्यों नहीं करा? तो जो HIND1 वाला स्ट्रेन था वो बेसिकली
एक वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है जो हम नॉर्मली बायोटेक में यूज़ करते हैं, यानी कि टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो नहीं था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। एंड देन दिस वाज द हिंद 2 जो कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें देखने को मिला। अब देखो इसके नाम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसमें जो एच वर्ड है वो एच क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका जीनस, जीनस कौन सा होगा, हीमोफिलस, ठीक है। देन आई एन, आई ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज़ कौन से थे, इन्फ्लुएंजा, जो नॉर्मल फ्लुएंजा वाला जो आता है हमारे पास, ठीक है। देन डी क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन हो जाएगा, और टू कौन सा था बेटा, सेकंड नंबर वाला, ठीक है, सेकंड नंबर, और बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर, right? So this Roman numeral, it signifies the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria, क्योंकि again एक strain से बहुत सारे हमारे पास different enzymes आ सकते हैं। Similarly हिंद 2 के बाद इसी strain से हमें एक और restriction enzyme मिला, उसको हम क्या नाम दे देंगे, हिंद 3, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग enzymes आ सकते हैं। Now for example, let's suppose we have another example of a restriction endonuclease, and now the कोई क्वेश्चन दे दे तुम्हें कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया में एक फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकला है, ठीक है, यानी कि पहली बार एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट करा था, वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एंड उस बैक्टीरिया का नाम हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन विद सेराशिया मार्सेसेंस, दिस इज एम। इसमें हम देखो तुम्हें ना तो कोई वो दिया हुआ है कि स्ट्रेन क्या होगा, तो अब इसका नेमिंग ऑर्डर पूछे कि इसमें से अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया है, डिस्कवर हुआ है, उसका नाम क्या होगा, तो दैट विल सिंपली भी पहला लेटर कैपिटल लेटर एस जीनस से आएगा, अगले दो स्मॉल लेटर हमारे पास स्पीशीज से आएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर का तो डायरेक्ट फर्स्ट समा 1, SMA 1, ठीक है, सिंपली ऐसे कर देंगे। लेट्स सपोज अगेन कोई क्वेश्चन दे दे कि हमारे पास अगेन एक बैक्टीरिया है, and this time again the bacteria is E. coli और E. coli R/13, ये स्ट्रेन है एसरीशिया कोलाई R/13, और इस पे से जो हमारे पास एंजाइम आया है दैट इज द फिफ्थ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, तो फिफ्थ ऑर्डर का एंजाइम है। उसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो पहला नाम क्या जाएगा कैपिटल का, जीनस वाला ई, देन CO दोनों स्मॉल में आएंगे स्पीशीज के नाम से, स्ट्रेन का नाम इसमें दिया हुआ है R/13, तो स्ट्रेन का पहला नाम कैपिटल में उठा लेंगे R, एंड अगेन फिफ्थ है तो यहाँ पे 5 रोमन, तो E को RV, दैट विल बी दी नेम इन दिस केस, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है। नाउ अगेन एक क्वेश्चन है, वी हैव द बैक्टीरिया नेम एज बैसिलस एमिलोलिक्विफेशियंस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है एंड इसमें से हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर करा गया है। अब पूछ ले कि बता दो गिवन ऑप्शन में से उसका कौन सा नाम होगा, फॉर एग्जांपल नाम हो BAM1, BMH1 और BAM1, और सिंपली बैक A1, कुछ भी अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। लाइक दीज आर द 4 रैंडम ऑप्शन दैट आर गिवन टू अस, एंड हमें बताने की कौन सा सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट नेम कैपिटल आएगा, कैपिटल वी, लेट्स सपोज वी कैन ऐड अनदर एज मैम1, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शन हमें चूज करना कि कौन सा सही होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड बी अ कैपिटल, तो इनमें से कैपिटल कौन सा नहीं है, लास्ट वाला उड़ा दो। बी बैसिलस है तो हमेशा बैसिलस आएगा, तो B, ठीक है, चलेगा। अगले दो शब्द स्मॉल लेटर में कहाँ से आएंगे, स्पीशीज से, AM, तो AM है, AM है, AM है, AC आ गया तो इसको उड़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम स्ट्रेन नहीं यूज़ करेंगे, देखो बाम H1, H कहाँ से आया, उड़ा दो। देन फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट लेटर रोमन में होना चाहिए, ऐसे आएगा, तो ये ठीक है। अगेन ये वाला गलत है। इफ़ देर इज सम ऑप्शन एज BAM करके कुछ ऑप्शन आता है तो भी गलत है। इफ़ यू एनकाउंटर समथिंग एज BAM तो भी गलत है, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़ें क्यों गलत है। तो द करेक्ट नेम शुड बी BAM1 और BAM1, इतना ठीक है। आगे चलता है,
how these restriction enzymes basically they work is our next discussion. So that is basically the mechanism of action. Mechanism of action of restriction endonucleases. अब बेसिकली ये चीज़ देखनी, इनके ना काटने के दो तरीके होते हैं बेसिकली. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन कट वाया टू डिफरेंट मोड्स. तो आउट ऑफ दोज टू मोड्स, the first is basically generation of sticky ends, and the second one would be generation of blunt end, or basically non sticky end, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, these are also known as blunt ends. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट वन आर सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन endonucleases, they work by generation of sticky ends. ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो स्टिकी एंड्स जनरेट करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है EcoR1. ठीक है, ये तो याद रखना ही रखना है. उसके अलावा हमें एग्जांपल जो याद रखना है, दैट इज HINT3 restriction endonuclease enzyme. We have BAM-H1 restriction endonucleases and the SAL-H1. क्या इसमें से हर एक की हमें सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की? तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द केस ऑफ EcoR1. EcoR1 की जो सीक्वेंस थी वो क्या थी बेटा? GAATTC. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? GAATTC, क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड इधर ऐसे. ठीक है, तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कभी भी इस सीक्वेंस में जब भी कट लगाते हैं तो वो इन पहले दो लेटर के बीच में इस तरीके से कट लगाएंगे. तो दिस इज द कट लोकेशन, जी ये वाली. ठीक है, ये EcoR1 की बात हो रही है. EcoR1 इधर कट लगाता है, इसकी प्रेफर्ड साइट है कट लगाने की. एंड देन दूसरा कट ये दूसरे स्ट्रैंड पर भी कहाँ लगाएगा? बिटवीन G एंड A. तो जब ये कट यहाँ लगाएगा तो लेट्स सपोज कि हम इनको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता. ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है सॉलिड लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि DNA का पूरा स्ट्रैंड था उस तरीके से. ठीक है, तो बेटा जब कट लगाएगी तो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस इन द रेड कलर, यहाँ से और ऐसे. यानी कि ये एक पूरा अलग बनेगा एक पार्ट, एंड दिस वन इन द ब्लैक विल बी द सेकेंड पार्ट. क्या इतना समझ आया सबको? तो देखो होगा क्या, हमारे पास दो अलग अलग पोर्शन बने हैं स्ट्रैंड के. तो एक तो ये पोर्शन था G वाला, और फिर इसी में G के सामने क्या था? C, और इधर अभी C से क्या जुड़ा हुआ है? TTA. ठीक है, दूसरा जो रेड वाला पोर्शन था उसमें हमारे पास क्या आया हुआ है? वी हैव ATTC, और फिर इधर पूरा स्ट्रैंड है, और एक यहाँ पर G है, फिर इधर पूरा स्ट्रैंड है, और ये आपस में इधर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इधर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे. ठीक है, इस तरीके से. तो तुम एक चीज़ देख रहे हो इसमें, बिल्कुल स्मूथ कट नहीं है कि जो एंडिंग है वो जैसे यहाँ पर एकदम से स्मूथ है, या ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ऐसे कुछ लटक रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमें कि एक पोर्शन, कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे लटक रहे हैं. तो ये जो लटकने वाले पोर्शन है ना, इनको हम क्या बोल देते हैं? दीज आर नोन एज ओवरहैंग्स. ठीक है, तो ये ओवरहैंग होंगे, या इन्हीं ओवरहैंग्स को ही हम क्या बोल देते हैं? और दीज आर ऑल्सो नोन एज द स्टिकी एंड्स. ठीक है, फायदा क्या है इनकी स्टिकी एंड्स होने का? कि जब भी बॉन्ड बनाना होगा ना, तो ये तुरंत क्या करेगा? ये ऐसे आएगा इसके पास में, और ये देखो इनके बीच में अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना बहुत इजी हो जाएगा. तो जब ये आया इधर, लेट सपोज आई एम कलरिंग इट सम अनदर कलर, और जस्ट द रेड वन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. तो
इस A और इस T के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने बहुत ईजी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रैंड बहुत जल्दी आपस में चिपक जाते हैं। तो दीज आर दी दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टिकी एंड एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, लेट्स सपोज, नेक्स्ट छोड़ो, पहले इसी का एक मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल में कर लेता हूँ। हमारा एक और कॉन्सेप्ट आएगा फ्यूचर में, जब ये चैप्टर में देखेंगे कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एंड हमारा जो वेक्टर होगा वो, these both they should be cut with similar restriction endonuclease। ऐसा नहीं होता कि GUI को निकालने के लिए तो हमने E को R1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर लिया और वेक्टर को हमें प्रिपेयर करने के लिए हमने वेक्टर को बाम H1 से काट दिया। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होगा एक्सपेरिमेंट में। क्या डिफरेंस आता है सुनो। Let's suppose this is the E. coli or not E. coli, this could be any cell। हाइपोथेटिकली हम इसको कोई भी सेल लेके चल रहे हैं और इस सेल में ऐसे डीएनए है और इस डीएनए का भाई हमें एक पोर्शन, इधर ये वाला जो पोर्शन है वो हमें पोर्शन चाहिए। ठीक है, एंड जब हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और हमें इसका ये रेड वाला पोर्शन चाहिए, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एंड लकीली इनफ इस जस्ट इधर इसके पास क्या साइट है, इको R1 की साइट है और इसके इधर भी किसकी साइट है, इको RI की साइट है। ठीक है, एंड देन आई टेक माई वेक्टर मॉलिक्यूल जो कि एक कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है, या लेट्स सपोज दिस इज आल्सो द प्लाज्मिड, या अगर इसको भी डबल स्ट्रैंडेड बनाना है तो वी कैन आल्सो डू दैट। तो काइंड ऑफ ऐसा सा लगा, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स व्हाई आई नॉर्मली गो विद अ सिंगल स्ट्रैंड बट दीज आर ऑलवेज डबल स्ट्रैंड। हम ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अभी डबल स्टैंडर्ड समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट नेवरदलेस इसमें ये वाला जो पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन, इसके दोनों तरफ इधर इको R1 की साइड है ना, कि यहाँ पर इको R1 और यहाँ पर इको R1 की साइड है। तो जब हम इनको सेम एंजाइम से काटेंगे ना तो क्या होगा कि ये इधर था, अब मैं डबल स्टैंड को वी कैन यूज एज सिंपली बस इस तरीके से बना सकता है। ठीक है, ऐसे देखेगा। हमने इसको इधर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया और उसके बाद क्या देखेगा, ये ओवरहैंग दिख रहा है इधर, ये वाला ओवरहैंग और एक ये वाला ओवरहैंग, हमें बस यही चाहिए। अब ब्लू वाले डीएनए को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि लेट सपोज ये ब्लू वाला डीएनए था पूरा और इसमें हमारे पास यहाँ पर ऐसे ये रेड वाला जीन हमें चाहिए, तो इसके इधर इको R1 से काटना है और इसके इधर काटना है। तो इको R1 से ट्रीटमेंट के बाद ये कैसा बचेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये तो हमारा डिजायर्ड जीन हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें भी ऐसे क्या मिलेगा हमें, एक इधर ऐसे ओवरहैंग मिलेगा और एक ऐसे इधर ओवरहैंग मिलेगा। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो ओवरहैंग है ना बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है। सपोज यहाँ पर इस ओवरहैंग में अभी ए है यहाँ पर, तो इसका अपोजिट में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली टी देखने को मिलेगा। तो जब भी हम इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर ऐसे जोड़ेंगे, लेट्स रीसाइज इट अ लिटिल बिट एंड आई कैन रोटेट इट स्लाइटली। ये देखो, तो होगा क्या कि जब ये इसके पास में आएंगे ना एक दूसरे के, तो इस टी मॉलिक्यूल, इस थाइमीन और इस एडेनिन के बीच में बड़ी जल्दी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बहुत जल्दी ना आपस में एक दूसरे के साथ पेयर अप कर लेंगे। लेकिन आप अगर डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करोगे, यूज करोगे, तो यहाँ पर ओवरहैंग में अलग न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसके ओवरहैंग में अलग न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो कभी भी ग्रीन वाला और ब्लू वाले जो ओवरहैंग होंगे उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं होंगे, बट वी ऑलवेज रिक्वायर दोज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, है ना। तो व्हाई दिस we are doing that, both should be cut with this similar restriction enzyme so that we can get complementary base pairs।
और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब समझ आया कि स्टिकी एंड्स बहुत इजी होते हैं काम करने के चक्कर में, है ना, बहुत इजीली काम कर सकते हैं हम स्टिकी एंड्स के साथ। बट अनदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट restriction endonuclease work via is basically the generation or production or synthesis, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो दैट इज जनरेशन ऑफ ब्लंट एंड्स। और ब्लंट एंड्स कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी। अभी स्टिकी और नॉन स्टिकी का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी अभी इसके बाद ही देखेंगे, ठीक है। बट एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, हम नॉर्मल इसके साथ डील नहीं करते हैं बिकॉज अगेन इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा। But for example, the restriction endonuclease such as SMA1 or we have EcoRB. Okay, I'll just simply write it again. This is EcoRB. तो ये क्या करता है? ये blunt end generate करता है. For example, talking about SMA1, this has a sequence, recognition sequence इसकी क्या होगी कि C C C G G G। ये ऐसे ना बस याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाता, दो दिस इज 3 एंड जी, इधर 3 एंड है, ये 5 एंड है। तो सिमिलरली अब जब इसका इधर दूसरा स्टैंड बनेगा तो दैट विल बी सी सी एंड जी जी जी, दिस इज 3 एंड दिस इज 5 एंड। ये क्या करता है, ये इस पूरी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज एक्चुअली नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसके बिल्कुल ऐसे बीचों बीच कट मारेगा इधर, और जब इधर बीचों बीच कट मारेगा तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसकी वजह से कट मारने के बाद क्या होगा बेटा कि देखो इधर 5 प्राइम था, स्ट्रैंड था सी सी, और इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम एंड इधर आ जाएगा जी जी जी, और सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा ट्रिपल जी ट्रिपल सी, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। ये लो इसने कट कर दिया है ना, ये अलग अलग हो गए। क्या यहाँ पर इसके आगे इधर हमें कुछ दिख रहा है कि जो ओवरहैंग जैसा दिखे? कुछ नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट उसने कट मारा है कि परफेक्ट ऐसे रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे इधर चीज आ जाए, तो इसके आगे कोई भी ओवरहैंग नहीं है, तो एकदम ब्लंट है। तो इसी को हमने क्या बोला है, ब्लंट एंड। और इसको स्टिक नॉन स्टिकी क्यों बोला है, क्योंकि सोच के देखो, ठीक है, विल प्ले विद द स्ट्रक्चर्स अ लिटिल बिट। मान लो ये ऐसे वापस इसके पास आएगा, तो क्या इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कहीं पर? क्योंकि ये वाले पार्ट में देखो, इधर इनके बीच में इधर ऑलरेडी ऐसे 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें बने हुए हैं, एंड सिमिलरली क्या होगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं 3-3 सब में, ठीक है। तो whenever this thing happens और whenever this cut piece comes close to this, क्या लग रहा है यहाँ पे कहीं पे गुंजाइश दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। इकलौती जो कमी दिख रही है वो क्या दिख रही है हमें, कि यहाँ पर हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो जो बिल्कुल बीच में से ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते वक्त काट दिया गया था। बट इफ वी मूव अ लिटिल फर्दर बैक, इन दिस केस व्हाट वाज हैपनिंग, एंड ओके इन दिस केस हम एक बार दोबारा देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा था कि जब ऐसा ये कट मारा था, तो ये देखो, इसको आई विल जस्ट सिंपली इरेज इट and we'll see the different bonds with let's say pink color। तो यहाँ पर 3 थे, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 ये 2 ये 2 और यहाँ पर 3। तो जब हम कट मार रहे थे, तो जब कट ऐसे मारा था तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़े थे, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी टूटा था ए और जी के बीच का, इधर जी और ए के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटा था, इन दोनों के बीच में, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े गए हैं यहाँ से। तो ये क्या कर रहा है, इधर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, एंड वापस से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो जब ये वाला ओवरहैंग इस ओवरहैंग के पास आएगा, तो हमें क्या सिंथेसाइज करना है नया, अगेन आई लेट यू शो इन पिंक कलर। तो एक तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, एक हमें ये बनाना है, बट ये तो बाद की बात, इसके लिए अलग एंजाइम चाहिए होगा, है ना। तो ये इतना ईजी नहीं है। तो बट जैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, इनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आते क्या होगा, इनकी नेचुरल टेंडेंसी बहुत जल्दी इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी इसने दोनों मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ के रख लिया, ये एकदम से इसको अलग नहीं होने देंगे। तो एक सर्टेन बोल सकते हैं, एक सर्टेन अट्रैक्शन है जो, और ये सर्टेन अट्रैक्शन इज मिसिंग फ्रॉम दीज ब्लंट एंड्स।
यहाँ पर हमें वो देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज देर इज नो नीड टू जनरेट एनी मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज वाई दीज आर नोन एज नॉन स्टिकी, ये इनमें चिपकने की उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है। एंड दिस इज द रीजन दैट वी डू नॉट नॉर्मली प्रेफर टू वर्क विद द ब्लंट एंड्स। ऐसा नहीं है कि बायोटेक में यूज ही नहीं करते, बट हमारी प्रेफरेंस होती है, हमारा काम ये बढ़ा देता है, ठीक है, इतनी चीज़ें। तो अब तक देखो हमने क्या डिस्कस करा है आज के लेक्चर में, हम नहीं अभी तक देख लेते हैं क्या डिस्कस करा है हमने कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल कैसे बना था, ठीक है, और आरडीए कैसे बना था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोर ने बताया था। और फिर हमने उसके बाद टूल्स की शुरुआत करी थी। टूल्स में हमने देखे थे कि हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसके अलावा हमें एक वेक्टर चाहिए होता है, एंड फिर हमें होस्ट चाहिए होता है। ये मेजर चीज़ें, बट हम एंजाइम्स डिस्कस कर रहे थे। एंजाइम्स की कैटेगरी में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लाइसिंग एंजाइम जो सेल को तोड़ेंगे, हमें वो चाहिए। देन वी रिक्वायर थिंग्स लाइक आरएनएज और प्रोटीएज, ठीक है। फिर हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, फिर अभी इतना ही पढ़ा था, ठीक है, अभी ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं। बट इसके अलावा हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल और भी एंजाइम्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम्स है जो हमें चाहिए। तो अभी आगे वही बढ़ते हैं कि व्हाट अदर एंजाइम्स आर टू बी यूज्ड इन द restriction in the recombinant DNA technology. So again, for summary part, the first one that we discussed were the lysing enzymes. The second ones were the enzymes such as RNases and enzymes like proteases. Okay, and the third one we discussed were the restriction endonucleases. Now, अब हमें डीएनए को 2 डीएनए को तोड़ दिया था, बट अब जोड़ना भी है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, जॉइनिंग एंजाइम्स, लाइगेजिंग एंजाइम चाहिए। तो द फोर्थ एंजाइम दैट वी रिक्वायर आर लाइगेजेस और डीएनए लाइगेज चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और एंजाइम चाहिए होता है। वी माइट नीड सम सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वी माइट नीड सम synthesizing enzymes, and we might also need enzymes like reverse transcriptases. इनका यूज कहाँ होता है, तो बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। तो जब हमें आरएनए के साथ काम करना, हमें आरएनए से जब डीएनए बनाना हो पहले स्टेप में, है ना, कि मान लो हमें आरएनए के साथ काम करना, हम पहले आरएनए से डीएनए बनाएंगे एंड देन हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एंजाइम जरूरत पड़ती है, और ऐसे केसेस में हम आरएनएजेस को यूज नहीं करेंगे। नाउ वी ऑल्सो रिक्वायर डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए के स्ट्रैंड को पॉलीमरेज दिखा था ना, वो फॉस्फोडाइएस्टर जब बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेजेस भी चाहिए होते हैं फॉर द सिंथेसिस पर्पस, ठीक है। तो ये बेसिक एंजाइम्स हैं जो हमें चाहिए। आज के लेक्चर में हमने इतना कवर करा था। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिस्कवर्ड, द स्टैनले कोहेन बॉयर एक्सपेरिमेंट, द एंजाइम्स। अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगी नेक्स्ट पार्ट में, हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल अबाउट द व्हीकल डीएनए और द वेक्टर पार्ट, कि वेक्टर कौन होता है, कैसे होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर हैं, वेक्टर के क्या क्या फीचर होने चाहिए और उन फीचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट वी विल डील विद ऑन दीज वेक्टर डीएनए एंड वी विल डू अ लिटिल बिट अबाउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट और दी उस ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास खत्म हो जाते हैं एंड देन हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।